हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। लास्ट वीक हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए कि द्विकारक सिद्धांत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों पे ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। जी हाँ। तो यह जो सिद्धांत था ये बताता है कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व है सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ठीक है। जो जर्नल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, जीएस थ्योरी, वही है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो इसमें अगर आप बात करें, ठीक है, सी को देखें, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अपने स्वतंत्र योगदान पर निर्भर करता है, यह भी गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर जो है इसका वो है डी, कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में जो दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है सामान्य मानसिक, ठीक है, जो जर्नल एबिलिटी है, और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता, स्पेशल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपको, अगर आप प्रभावी शिक्षण कराना चाह रहे हैं तो आपको जो है व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है आपका कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? तो अगर आप प्राथमिक कक्षा की बात करें तो जो पिछड़े शिक्षार्थी हैं उनको हस्तशिल्प की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी काफ़ी आता है आपके एग्जाम्स में कि किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो यह है कोलबर्ग। अगला प्रश्न है, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो मुख्य आधार क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप बात करें, ठीक है, अधिगम का मुख्य आधार की, तो वो सहभागिता होती है, ठीक है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि अगर आप स्व आकलन करना चाह रहे हैं अपना, ठीक है, और फीडबैक के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को आप ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया कैसे चलेगी? ठीक है, तो ये होगी सतत रूप से। अगला प्रश्न है, विकास की सहस्वावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अगर आप सहस्वावस्था की बात करें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऑब्जर्वेशन द्वारा। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, फर्स्ट जो दिया था वो दिया था बंदूर और वोल्टर्स ने। ये क्वेश्चन पहले काफ़ी आता था, आजकल थोड़ा कम है, लेकिन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक अगर समाजीकरण की बात करें तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं, तो ये एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चारों अवस्थाएं आप देख रहे हैं, ठीक है, या पियाजे की जो 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज उन्होंने दी हैं बाल्यावस्था की, तो उसे आप लोगों ने अच्छे से जो है रिमेंबर करना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का प्रश्न उसमें से अवश्य ही आएगा। तो यहाँ पे जब बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है तो वो होती है उसकी फर्स्ट स्टेज प्री
ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो इससे कहा है उन्होंने सात्मीकरण। ओके, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? आकलन को उपयोगी बनाना है और रुचिकर बनाना है, तो उसे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो विविध तरीके हैं उनके प्रयोग करने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपके आकलन की प्रक्रिया जो है रोचक और उपयोगी बनेगी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको सबसे पहले जो समझने का प्रयत्न किया था वो किया था गाल्टन ने। डी इज द राइट आंसर। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो आपको पता ही है कि सहस्वावस्था में जब छोटा बच्चा आप देखते हैं तो वो क्या करता है, अपने से बड़ों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसलिए जो सही उत्तर है उसका वह है ए। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों का किन छात्र हैं जो सबसे कम लाभ होगा, उन्हें कौन से छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका जो पढ़ने के उच्च स्तर में। ठीक है, पहले से जो आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो आप केवल दृश्य सामग्री का कर रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का, एक गलत है, सृजनात्मकता का सृजन करता है? ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभाएं हैं उनका पोषण करने एवं प्रश्न कराने के अवसर उपलब्ध कराना, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अगर नेचुरल स्टेट की बात करें तो वो दिया था अपने कर्ट लेविन ने। तो सही आंसर आपका ए। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो अगर शिक्षक का क्या कार्य है कि बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, यानी कि मोटिवेट करना। अगला प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तर्क के आधार पर तो उसकी भाषा जो संप्रेषण है उसमें निपुणता होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो है तर्क के आधार पर सोच पाएगा। समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? तो ये है कोहलर ने। ठीक है, जो इनसाइट लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी दिया था कोहलर ने। तो उन्होंने ही जो है ज़्यादातर चिंपैंजीज पे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगला प्रश्न तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीक़ों से। तो किसी भी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? ठीक है, तो वातावरण की अगर हम बात करें तो ये हमेशा उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, जो उसका जेनेटिक्स है यानी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट, उसका वातावरण जो है गुणात्मक रूप से अंतर संबंधित होते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, तो है डिसलेक्सिया। और इन तीनों को मैंने आप लोगों को बताया है लास्ट वीडियोस में, उनको ज़रूर देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। तो प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है जॉन डीवी की जो है खोज मानी जाती है, वो इसके काफ़ी सपोर्ट करते थे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है? ठीक है, तो जो बच्चों की जिज्ञासा में विकास है, ठीक है, वो आप अगर कर पाते हैं, बच्चों को उनकी जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं, तो आप जो है एकाग्रता भी बढ़ाएंगे अपनी कक्षा की। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है?
तो यहाँ पे जो शिक्षक है बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सीधा सीधा उत्तर है आपका ए हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, तो उसका जो व्यक्तित्व है बच्चे का, उसका जो है उसमें जो स्किल्स हैं उनका कितना विकास कर पाता है, ठीक है। तो एक थे कुछ प्रश्न आज के। कल फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा इसको, जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।